गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी जिस समय लेक्चर देख रहा है। नाउ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, बेसिक एंड इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इससे पहले मैंने आपको बुक बिल्डिंग करके एक चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें हमने गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, इंडिया में ये किस तरीके से आया वगैरह वगैरह हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। डिटेल डिस्कशन जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे उस तरीके से हम करेंगे। बट नाउ आज हम इनका बेसिक और इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक और चैप्टर है, उसके बाद हम जीएसटी का रियलिटी में किस तरीके से वर्क करता है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तैयार हो जाइए अपने। सबसे पहले अगर हम बात करें, जब भी हम जीएसटी पढ़ते हैं तो उससे पहले मैं हमेशा ये चीज़ बताता हूँ, जब भी मैं लॉ पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे हमेशा मैं ये बताता हूँ कि लॉ बनता कैसे है। ठीक है, तो देखिए लॉ बनाने की जो पार्लियामेंट जो पावर है वो हमारे इंडिया में दो लोगों के पास है। ठीक है, या मैं कहूँ दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के पास है जो लॉ बना सकती है। तो दो ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है, वो है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर अलग अलग राज्यों की विधानसभा है। नो, यह जो पावर दी गई है ये पावर आई कहाँ से, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी के पास अचानक से पावर आ जाती है। अगर मैं कहूँ कि मैं लॉ बना सकता हूँ तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से मेरे पास भी ये पावर होनी चाहिए, किसी ना किसी ने मेरे को अथोराइज किया जाना चाहिए कि मैं लॉ बना सकता हूँ। तो ये अथोराइजेशन मिला है आर्टिकल 245 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 245 के अंदर जो है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर दी गई है। तो पार्लियामेंट को पावर मिली है किसमें, आर्टिकल। अब जो पार्लियामेंट को पावर मिली है उसके अंदर ये बोला गया है कि अब पार्लियामेंट लॉ बनाने लगी और स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बनाने लगे, तो अब इन दोनों में लड़ाई होनी हो सकती है कि मैं किस पे लॉ बनाऊँ और स्टेट लेजिस्लेचर किस पे लॉ बनाए। और दोनों का एक दायरा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब दो लोगों को सेम काम बांटा जाए, सेम काम दिया जाए, तो दोनों में ये टकराव होने की आराम से आशंका है कि इन दोनों में से वो काम बेहतर कौन करेगा, किसके पास ज़्यादा पावर रहेगी इस काम को करने के लिए, और कौन सुपीरियर होगा। तो इसमें बोला गया, आर्टिकल 246 यहाँ पे आया और उसने बोला कि आर्टिकल 246 का क्लोज नंबर 1 जो है, ठीक है, आर्टिकल 246 यानी इसका जो नेक्स्ट क्लोज है उसका क्लोज 1 ये बोलता है कि पार्लियामेंट को पावर है, मैं जो लिस्ट बता रहा हूँ उस लिस्ट के अंदर दिए गए मुद्दों पर लॉ बनाने की। सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर को ये बोला गया क्लोज 2 के अंदर, आर्टिकल 246 का जो सेकेंड नंबर का क्लोज था उसमें ये बोला गया कि मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ, उस लिस्ट के अंदर जो जो मुद्दे हैं उन पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है, उस पर दखल अंदाजी नहीं दिया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। अब इसके अलावा एक और लिस्ट दी गई, लिस्ट नंबर 3। ठीक है, लिस्ट 3, और लिस्ट 3 के अंदर बोला गया कि इन दोनों में जो भी मुद्दे हैं, इस लिस्ट में जो भी मुद्दे हैं उन पे ये दोनों पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना सकते हैं। अब आपके मन में डाउट आएगा कि जब दोनों लॉ बना सकते हैं तो फिर इन दोनों को अलग अलग बाइफरकेट क्यों किया गया। इन दोनों को बाइफरकेट किया गया ताकि इन दोनों की अलग अलग पावर्स रहे और इन दोनों का अपना एक दायरा रहे। लेकिन जहाँ पे लिस्ट 3 में ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे अगर केवल एक स्टेट को लॉ बनाना है तो स्टेट लॉ बना सकती है, लेकिन अगर कोई पार्लियामेंट या कोई सरकार ये सोचती है कि हमें ये पूरे कंट्री पे लागू करना चाहिए तो फिर पार्लियामेंट जो है उस पर लॉ बना सकती है। ठीक है, जो स्टेट 3 के अंदर है, सॉरी लिस्ट 3 के अंदर है। अब इन लिस्ट को बोलते क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। जो क्लोज 1 के अंदर जो लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1, उसे बोला जाता है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्यों, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको यूनियन गवर्नमेंट बोला जाता है। ठीक है, और लिस्ट 2 जो मैंने आपको बात की जो कि क्लोज 2 के अंदर है उसे बोला जाता है स्टेट लिस्ट, और जो लिस्ट 3 मैंने बात की इसे बोला जाता है कॉनकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो ये 3 तरीके की हमारे पास लिस्ट है। नो, अब हम बात करते हैं कि जब जीएसटी आया गया, जब जीएसटी लाया गया तब कौन कौन से ऐसे अमेंडमेंट हुए संविधान के अंदर जिनको इनकॉर्पोरेट किया गया। हालांकि एग्जाम पर्पज़ के लिए अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन फिर भी हम इसे ऊपर ऊपर से एक बार देख लेते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ छोड़ दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो पढ़ने के बजाय पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब हम लॉ पढ़ते हैं तब हमें केवल जीएसटी का एक्ट ही नहीं पढ़ना होता है, बल्कि उसमें और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, हमें वो पढ़ना होता है। तो लॉ में और कौन कौन सी चीज़ें होती है आज हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले आता है एक्ट। एक्ट बताता है कि क्या करना है, क्या करना है। ये क्या कौन बताता है, एक्ट बताता है कि जैसे मान लीजिए आपको इस डायरेक्शन में चलना है, आपको इस तरीके से चलना है, आपको इस तरीके से करना है, आपको ये करना है। अब उसके बाद एक्ट को अच्छे से संभालने के लिए लाए जाते हैं रूल्स। तो अब यहाँ पे इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये बताता है कैसे करना है। ठीक है,
एक्ट क्या बताएगा क्या करना है, और रूल्स क्या बताएंगे कि कैसे करना है। ये एक्ट बताएगा कि आपको ये प्रोसीजर फॉलो करनी है। अब ये प्रोसीजर में हम क्या क्या फॉलो करें और किस तरीके से ये प्रोसीजर को फॉलो करें, ये रूल्स बताएंगे। एक्ट जो है हमारी पार्लियामेंट लेकर के आती है, और रूल्स बनाने की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। ठीक है, जो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, देखिए पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग अलग करिए। पार्लियामेंट का मतलब है 542 सांसद, ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है मेजोरिटी ऑफ एमपी। तो जो मेजोरिटी है उनके पास ये पावर है कि वो रूल्स ड्राफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक्ट बनाने की बात कर रहे हो तब आपको पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा। हालांकि इन सभी का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है, बट उसमें भी मेजोरिटी चाहिए होती है, लेकिन फिर भी आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा और पार्लियामेंट ही जो है वो एक्ट बनाएगी। जबकि रूल्स के लिए आपको पार्लियामेंट में जाकर के उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकेले से रूल्स बना सकती है, ठीक है, उसको पार्लियामेंट में जाकर के अप्रूवल वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। मेरी गवर्नमेंट अगर जैसे अभी नरेंद्र मोदी सरकार की वो चल रही है, गवर्नमेंट चल रही है, तो नरेंद्र मोदी जी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कह दिया, वो रूल बन गए, है ना। लेकिन अगर उनको एक्ट लाना है तो उनको बाकायदा उसको ड्राफ्ट करके पार्लियामेंट में रखना पड़ेगा कि मैं ये ला रहा हूँ। फिर पार्लियामेंट के जितने भी सांसद हैं वो उस पर वोट करेंगे, और वोट करने के बाद अगर उस पर मेजोरिटी आ जाती है तो वो पास माना जाएगा, अदरवाइज वो वहीं पे गिर जाएगा। उसके बाद वापस से वो चाहे तो वापस से ला सकते हैं नए सत्र में नया एक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसीजर चलती रहती है। नाउ उसके बाद हम बात करते हैं नोटिफिकेशन। अब देखिए एक्ट बन गया, रूल्स बन गए। अब हमेशा क्या होता है कि जैसे अब हम देखिए सरकार की हायरार्की देखते हैं, तो सरकार में सबसे पहले ऊपर क्या होता है, पार्लियामेंट होता है, ठीक है। और ये जो पार्लियामेंट होता है इसके नीचे होती है गवर्नमेंट, जिसके पास मेजोरिटी ऑफ एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उसकी बन जाती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो नीचे है वो कई सारे मिनिस्ट्रीज रखती है, यानी कि गवर्नमेंट क्योंकि अकेले नरेंद्र मोदी जी या 542 सांसद में से जैसे मेजोरिटी मान लीजिए 250 सांसद आते हैं, तो सॉरी 250 नहीं, 300 सांसद मान लीजिए किसी गवर्नमेंट के पास है, तो क्या 300 सांसद मिलकर के चलेंगे? नहीं। तो उनमें से कईयों को, जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिनको नॉलेज है, उनको मिनिस्ट्रीज अलॉट की जाती है अलग अलग सेक्टर के अंदर। अब जो मिनिस्ट्रीज होती है वो अलॉट करते हैं कई बार डिपार्टमेंट के अंदर, यानी कि हो सकता है किसी मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट हो, किसी मिनिस्ट्री के अंदर 2 डिपार्टमेंट हो। तो हमारा जब हम जीएसटी वगैरह पढ़ते हैं तो हमारी मिनिस्ट्री कौन सी आती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री। और अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? अभी हमारे प्रेजेंट जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका नाम है श्रीमती निर्मला सीतारमण। उसके बाद डिपार्टमेंट आते हैं, तो यहाँ पे जो 2 डिपार्टमेंट है, एक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट है, और एक है इनडायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स एंड एक्साइज, सॉरी कस्टम, ठीक है। तो ये 2 डिपार्टमेंट बने हुए हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिपार्टमेंट आता है। अब डिपार्टमेंट का ये काम रहता है कि जो गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है और जो रूल बनाए हैं उनको आपको फॉलो करवाने हैं, ठीक है, लोगों को आपको फॉलो करवाने हैं। तो लोगों को फॉलो करवाने के लिए इनके पास कुछ पावर दी जाती है कि आप इसको कैसे डायरेक्ट करोगे, किस तरीके से करोगे, लोगों को बताओगे कि इसकी ड्यू डेट कब है। लोग अगर मान लीजिए कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप बताओगे कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो वो लाया जाता है नोटिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये बताओगे कि जो इन दोनों में अगर कोई भी कठिनाइयाँ आ रही है तो उसे रिजोल्व किया जाएगा। तो ये रिजोल्व किया जाता है थ्रू द मिनिस्ट्री और थ्रू द डिपार्टमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री भी हो सकता है कि ये बता सकती है कि किस तरीके से करना है, तो नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री निकालती है अधिकतर। नाउ सर्कुलर क्या होता है? अब मान लीजिए कि एक्ट बन गया, रूल बन गए, नोटिफिकेशन आ गए, सब कुछ हो गया, मान लीजिए, लेकिन अब एक मुद्दा है, ठीक है, और उस मुद्दे पे डिपार्टमेंट की अलग अलग राय है। कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, कुछ सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। कुछ ऑफिसर सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए और कुछ ऑफिसर सोचते हैं कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए। अब जब आपको अगर डिपार्टमेंट के अंदर ही एक रूपता नहीं होगी, एक समता नहीं होगी कि ऐसा होना चाहिए, तो ऐसे में वो आम लोगों के साथ कैसे उनको समझा पाएंगे? तो इसीलिए डिपार्टमेंट सर्कुलर निकालता है, ये कहते हुए कि ये सर्कुलर जो है हम अपने लोगों पे निकाल रहे हैं, ठीक है, अपने कर्मचारियों पे निकाल रहे हैं। तो उनको ये बाइंडिंग होता है और वो इस सर्कुलर के हिसाब से काम करते हैं कि आपका सोचना कुछ नहीं है, जैसा हमने सर्कुलर में कहा है आपको वैसे फॉलो करना है, ठीक है। हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। तो यहाँ पे सर्कुलर जो है डिपार्टमेंट निकालता है अपने खुद के एम्प्लॉयज़ के लिए कि आपको इस तरीके से वर्क करना है। एंड लास्ट में आता है कोर्ट डिसीजंस। तो अब अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं हो, है ना, इनमें से, और आपको लगता है कि ऐसा नहीं ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, तो आप कोर्ट में उस चीज़ को चैलेंज कर सकते हो। और वो चीज़ जब कोर्ट समझती है और कोर्ट अपने हिसाब से उसका फैसला देती है, तो वो भी एक लॉ का पार्ट माना जाता है, ठीक है, उसको लॉ के अंदर ही गिना जाता है।
अब समझते हैं कि जब जीएसटी लाया गया था तब कौन कौन से अमेंडमेंट आए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन कौन से लाए गए जिसकी वजह से जीएसटी जो है लागू हो पाया इंडिया के अंदर। सबसे पहला जो अमेंडमेंट लाया गया वो लाया गया 246A को, ये न्यूली इंसर्ट किया गया क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि 245 में पावर है और 246 में पावर का बाइफरकेशन है, लेकिन 246 के अंदर ये कहीं नहीं लिखा हुआ था जीएसटी लगाने की पावर किसके पास है। न तो वहाँ लिखा गया था पार्लियामेंट के पास पावर है और नहीं वहाँ लिखा गया था स्टेट के पास पावर है। अब जब पावर ही नहीं है तो लॉ कैसे बनाया जा सकता है। तो इसीलिए एक नया आर्टिकल लाया गया 246A जो ये बताता था कि पार्लियामेंट और स्टेट दोनों के पास ये पावर है। अब मैंने दोनों क्यों कहा आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि सेंटर के पास पावर है इंटर स्टेट के लिए और इंटर स्टेट के लिए सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर आती है। ठीक है, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ बट आप समझिए कि जो इंटर स्टेट है उसके पास सेंटर के पास पावर है एक्सक्लूसिवली, और जब इंटर स्टेट आती है यानी कि सेम स्टेट में जब आती है तो सेंटर एज वेल एज स्टेट दोनों के पास पावर है। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 246A क्या बोलता है कि दोनों के पास ये पावर आती है कि वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर गुड्स एंड सर्विस के ऊपर टैक्स लगा सकती है। उसके बाद आर्टिकल 248 आया। अब आर्टिकल 248 क्या बात करता था, आर्टिकल 248 ये बोलता था कि जो भी मुद्दे हैं, मान लीजिए अगर उनमें से कोई मुद्दा छूट गया 246 के अंदर, अगर कोई मुद्दा छूट गया तो उसके अंदर पावर बनाने की जो उसके अंदर जो लॉ बनाने की पावर है वो पार्लियामेंट के पास चली जाएगी। अब आप सोचिए कि वैसे तो 246A को लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि 246 में कोई मुद्दा छूट गया और उनमें से एक मुद्दा छूटा हुआ था जीएसटी का। अब उसकी पावर किसके पास चली गई, ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट के पास चली गई। नो 246A लाया क्यों गया, ताकि वहाँ पे जीएसटी की पावर स्टेट को भी दी जा सके, अदरवाइज स्टेट जीएसटी लाया ही नहीं जा पाता। अगर स्टेट जीएसटी नहीं लाना होता तो वो 246A नहीं लाते और 248 का पावर का इस्तेमाल करके लॉ बना देते। ठीक है, क्योंकि उसके पास रेजिडुअरी पावर थी। जो मेरे से मैच कर पा रहे होंगे उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया वापस इसको रिवाइंड करिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए ना। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 249 बात कर रहा था कि पार्लियामेंट को ये पावर देता था कि जब भी नेशनल इंटरेस्ट की बात होगी तो जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है और उस मुद्दे पे भी लॉ बना सकती है जो स्टेट लिस्ट के अंदर है। यानी अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा है तो वहाँ पे जो बनाया जाना है लॉ, वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट का पावर है स्टेट लिस्ट के अंदर, लेकिन अगर नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा आ जाता है तो वहाँ पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। जैसे जो शराब पे बैन लगाना है या नहीं लगाना, या शराब पे जो टैक्स वगैरह है वो स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा आता है। ठीक है, लेकिन अगर कभी नेशनल इंटरेस्ट के अंदर आ जाता है ये मुद्दा, नेशनल इंटरेस्ट डिसाइड होता है, ठीक है, और स्टेट इसको चैलेंज कर सकते हैं, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सोचती है कि ये नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा है तो फिर वो जाकर के उस पर लॉ बना सकती है। नेक्स्ट आता है 250 सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता था कि जब भी इमरजेंसी आती है, ठीक है, तो जब भी इमरजेंसी आएगी उस समय पावर होगी किसके पास, पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने की। तो अब यहाँ पे 249 में और 250 में क्या अमेंडमेंट किया गया, 249 में बोला गया कि जो मुद्दे दिए गए थे किसमें 246 में, उसको इंक्लूड कर लो 246A वाले को भी। यानी अगर नेशनल इंटरेस्ट में कभी हुआ बात आई तो 246A में जहाँ सेंटर स्टेट लॉ बना सकती थी वहाँ पे सेंटर भी लॉ बना पाएगी, और 250 के अंदर भी सिमिलरली इमरजेंसी के केस में जहाँ स्टेट लॉ बना सकती थी वहाँ अब सेंटर भी लॉ बना सकती है। उसके बाद आता है 268 के अंदर एक ड्यूटी थी, ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, उसको डिलीट कर दिया गया, यानी कि अब से ये टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और 246 के अंदर भी जो लिस्ट थी ना, वहाँ पर भी जो लिस्ट थी जिसके ऊपर अगर हम बात करें तो वहाँ से भी कई सारी चीज़ों को हटाया गया था, कई सारे टैक्सेस को हटाया गया था, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टैक्स हटाए गए, है ना। उसके अलावा 268A को हटाया गया जो कि पावर देता था सर्विस टैक्स की लेवी को, यानी कि अब से सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद 269 आया। 269 ने ये बोला कि अब से आपको जो इंटर स्टेट है, अब पहले क्या होता था कि इंटर स्टेट जब भी होता था, इंटर स्टेट मूवमेंट जब भी होता था, सप्लाई वगैरह सेल वगैरह जब भी होता था, तो स्टेट के पास ये पावर थी टैक्स लगाने की, मतलब लगाता कौन था, सेंटर लगाता था, एंड स्टेट को वो दे देता था। तो इसलिए यहाँ पे हटा दिया गया कि अब से ये जो टैक्स है वो नहीं लगेगा। उसके बाद 269 ये बोलता था कि जो इंटर स्टेट का जो आएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आईजीएसटी लगाया जाएगा, और आईजीएसटी लगाने के बाद हाफ जो अमाउंट है हाफ
स्टेट को दिया जाएगा। अब ये जो हाफ स्टेट को देना है ये कहाँ लिखा हुआ है भाई, तो ये लिखा हुआ है 269A के अंदर। यानी 269A में क्या बोला कि जब भी इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा तो वो जीएसटी हाफ स्टेट को दिया जाएगा, और हाफ स्टेट कौन से दिया जाएगा, जो कि डेस्टिनेशन स्टेट होगा। ये कहाँ बोला गया है, 269A के अंदर। उसके बाद 270 आया। 270 ये बोलता है कि जो पहले जो टैक्स वगैरह लगते थे, ठीक है, उनको आप स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे एज फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से। तो अब भी क्या होगा कि जो जीएसटी वगैरह लगा रहे हो, ठीक है, उसको भी आप प्रोपोर्शन करोगे एज ए फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। जो पैसा आपका बनता है वो आप रखोगे, बाकी पैसा स्टेट गवर्नमेंट को भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ऐसा नहीं कि आप अकेले रख लो। और ये पैसा कौन सा रहेगा, ये पैसा रहेगा सीजीएसटी का। एसजीएसटी का 100% स्टेट के पास जाएगा, वाह, उसमें से कोई अपोर्शन नहीं होगा। और जो सीजीएसटी का पैसा आ रहा है प्लस आईजीएसटी का जो हाफ अमाउंट आ रहा है, उसमें से भी सरकार को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आती है उस हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो बाकी टैक्स करने पड़ते थे, ये टैक्स भी करना पड़ेगा। उसके बाद 271 ये बोला कि जो सरचार्ज है जो आप अदर टैक्स पे लगाते थे, आपको जीएसटी पे नहीं लगाना है। जीएसटी पे सरचार्ज लगाने की पावर हम मना करते हैं, आपको नहीं लगाना है। उन्होंने क्या बोला कि जीएसटी पे सरचार्ज नहीं लगेगा। इसीलिए आप ध्यान रखिए, जीएसटी पे कभी भी सरचार्ज नहीं लगाया जाता है। इनकम टैक्स अगर आपने पढ़ लिया हो तो वहाँ पे सरचार्ज लगता है, ठीक है। इंडिविजुअल पे इतनी रेट है ना, 10, 15, 25 और 37% तक रेट चली गई। इसके अलावा कंपनीज पे लगता है, ठीक है, कितना लगता है कंपनी पे, 7% और 12%, और फॉरेन कंपनी हो तो 2%, 5%, ठीक है, याद है आपको। तो इस तरीके से जो सरचार्ज लगाने की पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन जीएसटी पे सरचार्ज लगाने की पावर नहीं है। अगर लगाना होगा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करो, उसके बाद लगा लो। उसके बाद एक 4 अमेंडमेंट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 279A ये बोलता है कि एक काउंसिल बनाई जाएगी और उसको जीएसटी काउंसिल बोला जाएगा, और वो ही काउंसिल जो है सारे डिसीजन लेगी अब से, ठीक है। और उस काउंसिल के अंदर मैं आपको बता दूं कौन कौन होते हैं। तो एक तो सेंट्रल के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, मैंने आपको नाम बताया था अभी, आप वापस से मुझे कमेंट में बताना कि फाइनेंस मिनिस्टर अपने कौन है। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जितने भी है उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे स्टेट के, वो दोनों यहाँ बैठेंगे। 1/3 पोर्शन इनका होगा और 2/3 वोट इनके होंगे, अपोर्शन कर लेंगे, ठीक है। अगर जैसे 28 स्टेट है तो 28 स्टेट में ये अपोर्शन हो जाएगा, और इस तरीके से इनका वेटेज रहेगा। और ये दोनों रहेंगे। चेयरपर्सन कौन रहेगा, ऑफकोर्स सेंटर के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, और वाइस चेयरपर्सन कौन रहेगा, इनमें से डिसाइड किया जाएगा। जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं उनमें से ये वोट ऑफ हैंड करके डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद आता है 286 ये बोलता है कि जो इंटर स्टेट सप्लाई है उस पर अब आपको स्टेट को किसी भी तरीके का टैक्स जो है वो नहीं लगाना है, ठीक है। तो मान लीजिए पहले सकते थे क्योंकि 286 पावर देता था, अब वो मना कर दिया कि इंटर स्टेट पे आप किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगाओगे। उसके अलावा 366 ये बोलता है कि जो जीएसटी की वजह से हमें कुछ डेफिनेशंस बतानी होगी, जैसे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो वो चीज़ें जो नई चीज़ें आई है उनको समझाने के लिए हमने 366 में कुछ चीज़ें ऐड की है, न्यू डेफिनेशन ऐड की है। वो जो नई चीज़ें हैं जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ हम इसको इंक्लूड कर लेंगे। और आर्टिकल 368 ये बोलता है कि जो 279 है ए है उसको हम यहाँ ऐड करते हैं। अब 368 क्या है वो समझिए ज़रा। तो देखिए क्या होता है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना होता है ना, तो वैसे तो इसको पार्लियामेंट खुद से अमेंड कर लेती है, ठीक है। पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, और उसको कहीं से किसी को पूछना नहीं है, ठीक है। बट जब भी इससे स्टेट के राइट इफेक्ट हो रहे हैं, यानी कि अगर कभी मान लेते हैं कि स्टेट के राइट इफेक्ट होते हैं, यानी स्टेट को कम पावर मिल रहे हैं या ज़्यादा पावर मिल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट से पूछना बनता है, ठीक है। क्योंकि आप स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है उसको कम ज़्यादा कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आपको स्टेट गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। और अगर स्टेट गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा तो वो बताया गया है 368 में कि आपको स्टेट गवर्नमेंट से कब कब पूछना पड़ेगा। अब वहाँ पे क्योंकि 279A ऐसा मुद्दा है जहाँ स्टेट गवर्नमेंट की पावर है। स्टेट गवर्नमेंट की पावर क्या है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फाइनेंस मिनिस्टर जो है स्टेट गवर्नमेंट के भी बैठेंगे और कुछ इनका भी महत्व योगदान होगा। तो इसीलिए 279A को जब भी अमेंड करना होगा, ठीक है, आर्टिकल 279A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जब भी अमेंडमेंट करना होगा, आपको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन भी लेनी पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि हाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन का मतलब है स्टेट लेजिस्लेचर में जाकर के आपको चीज़ें पास करवानी पड़ती है। तो ये होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नाउ अब हम बात करते हैं कि जो टैक्सेस जो है वो यहाँ से हटाए गए, वो कौन कौन से टैक्सेस थे। तो पहला टैक्स था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, उसके अलावा एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज,
मैं इनको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये किसी काम का नहीं है, बस कभी अगर मान लीजिए इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है या कोई 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो आ सकता है। हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप इस लिस्ट को देख लेना, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम जो है सॉरी जीएसटी आए हुए काफ़ी साल हो गए हैं, 3-4 साल हो गए अब तो अब ये पूछा जाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। बट फिर भी एक बार लिस्ट आप देख सकते हैं। तो 3 हो गए, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटी लेविड अंडर कस्टम, सरचार्ज एंड केसेस। उसके अलावा एक्साइज ड्यूटी लेविड अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेटरीज प्रिपरेशन एक्ट, स्टेट वेट और स्टेट टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स। उसके अलावा सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, सरचार्ज एंड सेस ऑन ऑल दैट, है ना। तो ये हो गया। अब व्हाट इज जीएसटी, तो मैंने ये आपको कल बता दिया था, बट एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। जीएसटी इज ब्रॉड बेस्ड, यानी कि पूरे देश में लगेगा, प्लस वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि जो वैल्यू एडेड होती है, यानी कि अगर कोई माल 50 में ला रहा है और उसके बाद 100 में बेच रहा है तो ये केवल जो बीच का डिफरेंस है वैल्यू एडेड है 50 पे ही लगेगा। उसके अलावा जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मैंने आपको बताया था डेस्टिनेशन बेस्ड क्यों है, क्योंकि उस स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी का बेनिफिट मिलता है जो स्टेट गवर्नमेंट में ये जाकर के कंज्यूम हो रहा है। थर्ड नंबर पे आता है जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि पेड सप्लायर करता है बट एक्चुअली इसको बियर कौन करता है, कस्टमर करता है। उसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, यानी कि इस 50 पे आपको जो है जीएसटी तो 100 पे लगेगा, बट जो आपको 50 है ना उसका उस पर जो आपने जीएसटी पे किया है उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये हमने कल समझा ही था, कल वाले लेक्चर में, इससे पिछले वाले लेक्चर में, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज प्रोवाइडेड। उसके अलावा जीएसटी इज टैक्सेबल ऑन सप्लाई इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि जब भी आप बिजनेस के अंदर आप कुछ चीज़ें बेच रहे हो तभी आपको ये जीएसटी लगेगा। अगर आप पर्सनल कुछ चीज़ें बेच रहे हो ना तब आपको ये जीएसटी नहीं लगेगा। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर मान लीजिए आप कोई टीवी किसी दुकानदार से लाते हो तो आप पे जीएसटी लगेगा, बट अगर वही टीवी जब आप सेकेंड हैंड बेच देते हो तो बाद में तो आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगने वाला है, ओके। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी आने से क्या क्या बेनिफिट हुए सरकार को या इंडिया को। तो पहला था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, उसका था। उसके बाद था क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, क्योंकि नेशनल में अब एक ही टैक्स लगेगा तो सबको एक जैसा मौका मिलेगा और हर जगह प्राइस जो है सिमिलर रहेगी, हर जगह कंपटीशन भी सिमिलर रहेगा। कई सारे जो मल्टीपल टैक्सेस थे या डबल टैक्सेशन थे वो सब हट गए। उसके अलावा कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो हट गया। अब यहाँ पे कई बार लोगों का डाउट होता है कि सर डबल टैक्सेशन और कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, ये दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो देखिए इनका सिंपल सी बात है कि कैस्केडिंग इफेक्ट ये होता है कि दो आदमियों को सेम जो है सेम गुनाह पे सज़ा मिल गई। जैसे गुनाह किया था आपने तो सज़ा आपको भी मिल गई प्लस किसी और आदमी को भी मिल गई, तो ये हो गया कास्केडिंग इफेक्ट। और डबल टैक्सेशन ये हो गया कि आपको ही सेम गुनाह पे 2 बार सज़ा मिल गई, यानी कि मर्डर किया एक बार और सज़ा काटे 2 बार, चोरी की एक बार सज़ा काटे 2 बार, तो वो हो गया डबल टैक्सेशन। और कैस्केडिंग इफेक्ट क्या हो गया कि जब आपने कोई सज़ा आपने कोई गुनाह किया तो आपको तो सज़ा मिली ही, प्लस एक और किसी और पर्सन को भी मिल गई, आपके दोस्त को भी सज़ा मिल गई जबकि उसने कुछ किया ही नहीं था। तो ये होता है कास्केडिंग इफेक्ट, ठीक है। जीएसटी के पर्पज़ में अगर आप देखें तो पहले 50 पे यहाँ जीएसटी लग गया, फिर 100 पे ही जीएसटी लगा दिया, तो ये जो 50 इसमें इंक्लूड थे ही ना, क्योंकि 50 इसने प्रॉफिट कमाया तो ये 50 तो इसमें इंक्लूड थे, तो ये हो गया कास्केडिंग इफेक्ट। और डबल टैक्सेशन कैसे हो गया कि जब 50 पे ये टैक्स दे देता है फिर सिमिलर 50 पे ये एक और पर्सन और है वो भी टैक्स दे देता है, तो ये डबल टैक्सेशन हो गया। तो इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद आता है इंक्रीज इन रेवेन्यू, ओके। रेवेन्यू में ऑफकोर्स बढ़ रहा है तो पिछली बार से, हालांकि अभी इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं देखने को मिला बट काफ़ी बढ़ा है। अब जीएसटी का फ्रेमवर्क अगर देखा जाए तो जीएसटी केवल जब हम जीएसटी बोलते हैं तो जीएसटी का केवल जीएसटी एक्ट एक नहीं है, बल्कि इसमें कई सारे है। एक है सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 जो सीजीएसटी लगाया जाता है, एक स्टेट जीएसटी एक्ट 2017, तो ये एक नहीं है वाह, ये कितने हैं 28 स्टेट अपने पास है, तो 28 स्टेट जीएसटी है। उसके बाद यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट, तो ये 9 जो यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। पहले 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज थी प्लस 7 थी, अब ये जो 7 है ये बढ़ करके 9 हो गई है और ये 29 से 28 हो गया, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये अमेंडमेंट हो चुका है। उसके बाद इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट जो कि इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता है, और जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट 2017, ये कब लगता है जब आप कोई लग्जरियस प्रोडक्ट खरीदते हो ना उसके ऊपर लगाया जाता है। ये सरचार्ज नहीं है, ये सेस है, तो सरचार्ज और सेस में ध्यान रखिएगा, डिफरेंस है, ओके। तो आज का वीडियो बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम जीएसटी की प्रॉपर एक क्लासेज स्टार्ट करेंगे, हालांकि ये भी जीएसटी की एक क्लास थी बट उसमें हम लॉ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे बेसिक फीचर्स वगैरह देखे थे। थैंक यू वेरी मच, ओके। एंड चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके रखिएगा और तो लाइक वगैरह, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, गुड डे, गुड बाय।